नाउ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन इंसोलेशन, इंसोलेशन समझा था ना, कि जो अमाउंट ऑफ सनलाइट किसी यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम रिसीव किया जाता है उसको इंसोलेशन बोलते हैं। इंसोलेशन यहाँ ऊपर पढ़ चुके हैं, दिस वन, इंसोलेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इंसोलेशन, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंसोलेशन में वेरिएशन आ सकता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ, सही बात है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो साइड, अब देखो अर्थ जब रोटेट कर रहा है तो हाफ पार्ट पर सनलाइट पड़ रहा होगा, हाफ पार्ट पर नहीं पड़ रहा होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जहाँ डे टाइम है वहां पर सनलाइट रिसीव हो रहा है, इंसोलेशन है, दूसरी साइड पर इंसोलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज। देखो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सनरेज, की सनरेज डायरेक्ट सीधा सीधा पड़ रहा है या फिर स्लैंटिंग सनरेज है, एंगल जहां ज्यादा होगा वहां पर इंसोलेशन कम होगा। ठीक है, जहां पर कम एंगल है वहां सनलाइट ज्यादा है, जहां पर ज्यादा एंगल है वहां पर सनलाइट कम है। मतलब जहां एंगल ज्यादा बन रहा है वहां पर क्या होगा कि जो सनलाइट है ना उसको ज्यादा एटमॉस्फेयर के ज्यादा एरिया से पास करना पड़ेगा, तो वहां पर इंसोलेशन कम हो जाएगा, इंसोलेशन कम हो जाएगा। और ऑल्सो वहां पर स्लैंटिंग सनरेज है तो उनको ज्यादा एरिया कवर करना है, ज्यादा एरिया कवर करना है, तो वहां पर इंसोलेशन कम रहेगा। लेंथ ऑफ द डे, जहां पर ड्यूरेशन ज्यादा है डे का वहां पर इंसोलेशन ज्यादा होगी। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, कैसे? तो मान लो कहीं पर एवापोरेशन हुई, वहां पर क्लाउड्स बन गया, या कहीं पे ट्रांसपेरेंसी कम है एटमॉस्फेयर की, तो वहां इंसोलेशन कम होगा, क्योंकि क्लाउड्स अगर बन रहे हैं तो वहां एल्बिडो इफेक्ट होगा। ठीक है, अगर कहीं पर क्लाउड्स बना हुआ है तो क्लाउड्स क्या करेंगे, वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगे सनलाइट को, तो वहां पर इंसोलेशन कम हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड एंड ओशियन, तो मान लो कहीं पर कॉन्फ़िगरेशन क्या, कहीं पर ओशियन है, ठीक है, एवापोरेशन हुआ, एवापोरेशन से फिर क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया तो एल्बिडो ज्यादा है, एल्बिडो ज्यादा है तो इंसोलेशन कम हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, याद करो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, जो हमारा अर्थ है वो सन के चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। तो कुछ पोजीशंस होंगे जहां पे अर्थ का सन से डिस्टेंस कम है, कुछ पोजीशंस हैं जहां पर अर्थ का सन से डिस्टेंस ज्यादा है। तो जो सबसे पास वाला पोजीशन है उसको हम बोलते हैं पेरीहीलियन, और जो सबसे दूर वाला पोजीशन है उसको बोलते हैं एपीहीलियन, एपीहीलियन। ठीक है, पेरीहीलियन एंड एपीहीलियन। तो एपीहीलियन वाले पोजीशन पे जब अर्थ सन से बहुत दूर पे है, सबसे ज्यादा दूर पे है, उस पोजीशन पर इंसोलेशन कम हो जाएगी कंपेयर टू जब सन के सबसे पास में है। तो ये चीज होता है 4 जुलाई को एपीहीलियन, एंड 3 जैन को होता है पेरीहीलियन। जो मैक्सिमम डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में दैट इज 152 मिलियन किलोमीटर्स, और जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 147 मिलियन किलोमीटर्स है। और जो एवरेज डिस्टेंस हम लेते हैं दैट इज 150 मिलियन किलोमीटर्स, जिसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोला जाता है। तो यही चीज मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि जब सनरेज जो है ना वो किसी एंगल पर पड़ता है, मतलब स्लैंटिंग सनरेज पड़ रहे हैं, तो एक तो उसको एटमॉस्फेयर में लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग भी होती है, डिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन सब कुछ होता है, तो उसकी वजह से इंसोलेशन कम हो जाएगा। दूसरा, स्लैंटिंग सनरेज है तो अर्थ पे उसको ज्यादा एरिया कवर करना है, तो सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशन, सेम रेडिएशन, उसको यहाँ स्मॉलर एरिया कवर करना है, यहाँ ज्यादा एरिया कवर करना है, तो यहाँ इंसोलेशन कम होगा। स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन, सबसे ज्यादा इंसोलेशन कहाँ पर होगा, ट्रॉपिकल एरियाज में, पोल्स पे कंपैरेटिवली कम रहेगा। तो पोल्स पर जो इंसोलेशन होता है उसका ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स ट्रॉपिक्स में देखने को मिलता है। तो ट्रॉपिक्स में पोल्स का 4 to 5 टाइम्स रहता है, 4 to 5 टाइम्स। पोल्स पे जो इंसुलेशन है उससे 4 to 5 टाइम्स ज्यादा होगा ट्रॉपिक्स में, वही चीज यहाँ पर दिखाया हुआ है। नेक्स्ट इज हीट बजट, हीट बजट। तो हीट बजट की वजह से, हीट बजट है क्या पहले ये समझ लेते हैं। दैट इज एन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जो एग्जिस्ट करता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन और आउटगोइंग सोलर रेडी और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के बीच में। ठीक है, तो इट इज अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन इनकमिंग हीट और जो इंसोलेशन आ रहा है जो अर्थ एब्जॉर्ब करेगा, और आउटगोइंग हीट के बीच में जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है। ठीक है,
अब हम मान लेते हैं यहाँ पर कि 100 यूनिट्स अगर सनलाइट नीचे आ रहा है, ठीक है, 100 यूनिट्स ऑफ रेडिएशन अगर आ रहा है, तो होगा क्या क्या उसके साथ में। जो 100 आया उसमें से आप देखोगे एल्बिडो की वजह से 35 यूनिट्स तो पहले ही ऊपर वापस चले जाता है। जैसे यहाँ पर 2 क्या है, दिस इज एल्बिडो ऑफ दीज, ये जो स्नो होता है ना, स्नो कवर्ड माउंटेन्स वगैरह, स्नो की वजह से 2 यूनिट्स चला गया। ये जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स भी रिफ्लेक्ट करते हैं, 27 यूनिट्स चला गया। एंड यहाँ पर हो रहा है स्कैटरिंग, डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसकी वजह से स्कैटरिंग हो रही है। तो 2, 27 एंड 6 टोटल करेंगे तो 35 यूनिट्स वापस चला गया। अब जो बच गए, अगर मैं 100 में से माइनस करूँ 35, तो कितना बच गया, ऑलमोस्ट 65 बच गया, ठीक है, 65। तो 65 में से 14 यूनिट्स जो है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो अर्थ की सरफेस पर पहुंचता है वो सिर्फ 51 यूनिट्स पहुंचता है। अब इन 51 यूनिट्स में क्या होगा, इन 51 यूनिट्स को में से अब देखोगे ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, मतलब हीट अप होगा ये, उसके बाद टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस निकलेंगे, इसमें से 17 यूनिट्स डायरेक्टली रेडिएट हो जाता है स्पेस में। और जो बच गया 34 यूनिट्स, अब यहाँ पे देखो 34 यूनिट्स जो है उसमें से आपको दिखेगा दिस, 6 यूनिट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर रहा है, 9 यूनिट्स कन्वेक्शन और टर्ब्यूलेंस में यूज हो रहा है, एंड 19 यूनिट्स जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। इन सब की वजह से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है इनकी वजह से होता है एटमॉस्फेरिक हीटिंग, ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं ना, इसकी वजह से होता है एटमॉस्फेरिक हीटिंग। और ये जो टोटल देखोगे दैट इज 48, इन दोनों को टोटल करके आएगा 48। और ये 48 यूनिट्स री रेडिएट हो जाता है स्पेस में नाइट टाइम पर, और जब ये री रेडिएट हो जाएगा स्पेस में तो उससे एटमॉस्फेरिक कूलिंग होती है। तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एटमॉस्फेरिक हीटिंग, और यहाँ एटमॉस्फेरिक कूलिंग हो रही है। ठीक है, तो वही बात यहाँ लिखी हुई है कि इफ द टोटल इंसोलेशन रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज कंसिडर्ड टू बी 100%, a certain amount of energy is reflected, scattered and absorbed while passing through Earth's atmosphere, and only the remaining amount of radiation reaches the Earth's surface. Approximately 35 units are reflected to space even before reaching the Earth's surface. Of these, 27 units are reflected from the top of clouds and 2 units from snow and ice covered areas of the Earth. The reflected amount of radiation is called the albedo of the Earth. The remaining 65 units are absorbed, 14 units within the atmosphere, and 51 units by the Earth's surface. The Earth radiates back 51 units in the form of terrestrial radiations. Of these, 17 units are radiated to space directly, and the remaining 34 units are absorbed by the atmosphere. The 48 units absorbed by atmosphere, that is 14 units from insolation and 34 units from terrestrial radiation, are also radiated back into space. Thus, the total radiation returning from the Earth and the atmosphere, respectively, is 17 plus 48, that is 65 units, which balance the total of 65 units received from the sun. तो ये ओवरऑल हम समझ गए, यही चीज मैं ऊपर बताया था कि सन से जो लाइट आया उसके साथ क्या क्या हुआ, इंसोलेशन से क्या चीजें हुई। तो कंपोनेंट्स ऑफ हीट बजट हम देख चुके हैं। इंसोलेशन जो रिसीव करा जा रहा है वहां पर क्या देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन। रिफ्लेक्शन एल्बिडो के फॉर्म में देखा, स्कैटरिंग, अब स्कैटरिंग की वजह से ही हमको स्काई ब्लू कलर का दिखता है। स्कैटरिंग होती है स्मॉल वेवलेंथ वाले लाइट्स की। अच्छा, इसी वजह से ये भी बोलते हैं ना कि दूर से भी रेड कलर दिख जाता है। स्कैटरिंग जो, जिनकी वेवलेंथ कम है उन लाइट्स की स्कैटरिंग ज्यादा होती है, उन रेडिएशंस की स्कैटरिंग ज्यादा होती है। एब्जॉर्प्शन, ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस जो होंगे, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में क्या दिखेगा, लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट जिसमें स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है या रिलीज होता है ड्यूरिंग स्टेट चेंज, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट का मतलब क्या है कि टेम्परेचर यहाँ पर चेंज हो रहा होगा, स्टेट चेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन इन्फ्लुएंसिंग हीट बजट। खुद सोचो, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से वार्मिंग हो रही है, बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस को। तो अगर ग्रीन हाउस गैसेस का
कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो एब्जॉर्प्शन भी तो बढ़ जाएगा इंफ्रारेड रेडिएशंस का, और एटमॉस्फेरिक हीटिंग होगी, हीट बजट डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो हीट बजट डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन हुआ ग्रीन ये इंफ्रारेड रेडिएशंस का, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, एटमॉस्फेरिक हीटिंग ज्यादा होने लग गई है, तो हीट बजट डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, लैटिट्यूडिनल वेरिएशन इन नेट रेडिएशन बैलेंस। देखो, ये जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं यहाँ पर इंसोलेशन ज्यादा है, इंसोलेशन ज्यादा है, तो इसको हम सरप्लस एरिया बोलते हैं। पोलर एरियाज में जब देखेंगे वहां पर इंसोलेशन कम है, तो वो डेफिसिट एरिया है। अब आपको क्या करना है, एक तरफ डेफिसिट है एक तरफ सरप्लस है, बैलेंस करने के लिए जो सरप्लस एरिया है वहां से डेफिसिट की तरफ मूवमेंट होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हो रहा है, कुछ 40 डिग्रीज के आसपास ये मूवमेंट होता है, और क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज मतलब मूवमेंट हो रहा है, इस वजह से ये एरियाज काफी ज्यादा अनस्टेबल से होते हैं। ठीक है, सो यही चीज यहाँ दे रखा है, द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एट द surface of earth varies from place to place, that is some parts of earth receive surplus radiation while some parts receive deficient radiation. There is a surplus of net radiation balance between 40 degree north and 40 degrees south, and the regions near the poles are in deficit. The surplus heat energy from the tropics gets redistributed towards the poles. This balance is extremely crucial as this ensures कि tropics जो हैं वो ज़्यादा गर्म ना हो, extremely hot ना हो, tropics जो हैं वो extremely हीट अप ना हो जाए, और पोलर एरियाज जो हैं वो एकदम ठंडा ना हो जाए, फ्रोजन ना हो जाए। तो दिस बैलेंस इज एक्सट्रीमली क्रूशियल एज दिस ensures that the tropics don't get extremely heated up because of accumulation of excess heat, and the areas in high altitude do not get permanently frozen because of deficit radiations. Now we come to the structure of atmosphere. Structure of atmosphere में we have to study the different layers of the atmosphere. तो atmosphere हम समझ चुके हैं, अब हम समझते हैं the structure of the atmosphere. एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स हैं। सबसे पहले हम केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर, केमिकल कॉम्पोजिशन कहने का मतलब कि जो जो गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से अगर देखें तो एक हमारा है होमोस्फियर, दूसरा है हेट्रोस्फियर। होमोस्फियर जहां पर गैसेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इन ऑल डायरेक्शंस। हेट्रोस्फियर जहां पर गैसेस लेयर्स में दिखेंगे अपने मॉलिक्यूलर मासेस के बेसिस पर। तो 0 से 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर वो जगह जहां कर्मन लाइन एग्जिस्ट करता है। कर्मन लाइन क्या है? दैट इज द बाउंड्री, दैट इज कंसिडर्ड एज द बाउंड्री जहां पर एटमॉस्फेयर खत्म और आउटर स्पेस शुरू हो रहा है, कर्मन लाइन बोलते हैं उसको। ठीक है, सो होमोस्फेयर जहां पर गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है इन ऑल डायरेक्शन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है गैसेस का। हेट्रोस्फेयर में ऐसा नहीं है, गैसेस खुद को मॉलिक्यूलर मासेस के बेसिस पर क्या करते हैं, अरेंज करते हैं लेयर्स में। तो दिस इज होमोस्फेयर, और ऊपर क्या है, हेट्रोस्फेयर। तो दिस वाज द केमिकल कॉम्पोजिशन। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, लेट्स से टेम्परेचर के बेसिस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करा गया। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में ही आयनोस्फेयर आता है, एंड देन हम एक्सोस्फेयर पे जाते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी से कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं। यहाँ पर ये लिखा था कि 99% ऑफ टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू 32 किलोमीटर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। तो एटमॉस्फेयर का ऑलमोस्ट 99% मास सिर्फ 32 किलोमीटर्स में ही कन्फाइंड है। तो ये याद रख सकता हूँ, 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, ऑक्सीजन नेग्लिजिबल क्वांटिटी में 120 किलोमीटर्स के ऊपर ऑक्सीजन नेग्लिजिबल क्वांटिटी में है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर सिर्फ 90 किलोमीटर्स तक ही आपको बहुत ज़्यादा मतलब मिलते हैं, वहीं तक ही मिलते हैं, सिर्फ 90 किलोमीटर्स तक ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। ठीक है, ओजोन, ओजोन जो है वो 10 से 50 किलोमीटर्स के बीच में दिखता है, एंड इट एक्ट्स एज फिल्टर एंड एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज, जो हम जानते हैं पहले से। ठीक है, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेयर का 99% मास सिर्फ 32 किलोमीटर्स तक ही प्रेजेंट है। ठीक,
ऑक्सीजन नेग्लिजिबल क्वांटिटी में है 120 किलोमीटर्स के ऊपर, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर सिर्फ 90 किलोमीटर्स तक ही मिलते हैं। अब आते हैं यहाँ पर कुछ हमको एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उसके बारे में पढ़ना है। अब देखो, सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो हाईएस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट है। 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, स्टेबल है, नॉन रिएक्टिव है लाइक ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ऑक्साइड्स के फॉर्म में हमको जनरली देखने को मिलता है। नाइट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट है। नाइट्रोजन साइकिल हम पढ़ेंगे, ये एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे। दूसरी चीज, नाइट्रोजन जो है उसका एक और काम है। एक और काम क्या है? वो ऑक्सीजन को डाइल्यूट करता है सो दैट कि कंबशन कंट्रोल्ड रहे। अगर कंट्रोल्ड नहीं होगा कंबशन तो सब कुछ ही जल जाएगा। ऑक्सीजन को डाइल्यूट करना पड़ेगा ताकि कंबशन कंट्रोल्ड हो। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% हुआ करता था, अभी 0.04% है। 0 से 90 किलोमीटर्स के बीच में ही मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ये एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से वार्मिंग होगी। वाटर वेपर। वाटर वेपर भी 0 से 90 किलोमीटर्स के बीच में ही मिलता है। जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हो, वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है। सबसे ज्यादा आपको इक्वेटर की साइड पर मिलेगा और सबसे कम पोल्स की साइड पर। वार्म एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज में वाटर वेपर ज्यादा दिखेंगे, और पोल की तरफ मूव करोगे तो वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, 4% है ट्रॉपिक्स और इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के पास में, और पोल्स पे चले जाओ तो 0%। तो ये डिक्रीज करता है, इक्वेटर से पोल की तरफ डिक्रीज करता है। ऑल्सो विद ऑल्टीट्यूड डिक्रीज करता है, वाटर वेपर विद ऑल्टीट्यूड डिक्रीज करता है। अभी देखा कि 0 से 90 किलोमीटर्स के बीच में ही पूरा का पूरा जितना भी वाटर वेपर जो है वो कन्फाइंड है 0 से 90 किलोमीटर्स के बीच में। कार्बन डाइऑक्साइड भी कन्फाइंड है 0 से 90 किलोमीटर्स के बीच में, दोनों ही ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं। डस्ट पार्टिकल्स, पर्टिकुलेट मैटर भी बोल सकते हो। डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं इनका क्या काम है? ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करता है, जो यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब रेन ड्रॉप बनने में, फॉर्म होने में, कंडेंसेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये काम है डस्ट पार्टिकल्स का। डस्ट पार्टिकल्स कहाँ ज्यादा मिलते हैं? तो डस्ट पार्टिकल्स आपको ट्रॉपिक्स में ज्यादा मिलेगा, टेम्परेट एरिया में ज्यादा मिलेगा, पोल्स पर और इक्वेटर पर कम मिलेगा। इक्वेटर पर बहुत ज्यादा बारिश होती रहती है तो वहां पर कम मिलेगा, पोलर रीजन्स में कम मिलता है।